आज हम वापस से आपके लिए एक काफी बेहतरीन एनिमे लेकर आए हैं जो जरूर आपको काफी पसंद आने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस का सबसे पहले पता चल सके। अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमें बताया जाता है कि इंसान का सबसे पहला वेपन उसकी फिस्ट है, यानी इंसान के मुक्के, और सालों से इंसान अपने इसे हथियार के साथ फाइट करता आया है और फाइट कर करके इंसान का मुक्का इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कैस्टिव है और वो बेहोश जमीन पर पड़ा होता है। तभी कैस्टिव होश में आता है और वो देखता है कि वो एक बैटल रिंग में है और उसकी फाइट चल रही है। कैस्टिव को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो यहाँ कैसे आ गया और वो किससे फाइट कर रहा है। फिर सभी लोग कैस्टिव पर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उसे जल्दी से वापस फाइट करना शुरू करना चाहिए, जिससे उन्हें मजा आ सके। फिर कैस्टिव भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम एक जेल को देखते हैं जिसके अंदर काफी सारे कैदी थे, पर किसी भी कैदी की उम्र ज्यादा नहीं थी। तभी उन्हें खाना दिया जाता है। हालांकि वो खाना काफी ज्यादा गंदा था, पर फिर भी सभी कैदी उस खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे से झगड़ा भी करने लगते हैं। तभी एक लड़का रोको बीच में आता है और सभी से कहता है कि वो खाना बांट कर भी खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ सभी को काफी भूख लग रही है। फिर रोको सभी को बराबर खाना दे देता है और वहीं कैस्टिव भी अकेला बैठा होता है। रोको उसे भी खाना देता है। ये देखकर कैस्टिव काफी खुश होता है और रोको की तारीफ करने लगता है कि वो एक काफी अच्छा इंसान है, जिससे रोको थोड़ा शर्मा जाता है और कैस्टिव को खाना खाने की कहता है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में एक सोल्जर आता है और सभी को अपने साथ ले जाता है। फिर वो सोल्जर उन्हें बताता है कि अब उनका मॉक टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें सभी को फाइट करनी होगी और जो जीतेगा सिर्फ उसे आगे जाने का मौका मिलेगा। पहला ही मैच रोको और कैस्टिव के बीच फिक्स होता है, जिससे कैस्टिव बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि वो रोको से फाइट करना नहीं चाहता था। फिर वो दोनों फाइट के लिए तैयार होने लगते हैं और हमें पता चलता है कि रोको एक काफी बेहतरीन फाइटर है और वो बाकी किसी भी लड़कों से बिल्कुल अलग है। कैस्टिव भी तैयार हो रहा होता है। तभी कैस्टिव का मास्टर जफर उसे उसके हैंडबैंड के बांधने की कहता है। फिर जफर कैस्टिव से कहता है कि ये उसकी पहली फाइट है और रोको एक काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर है, पर इस बात से कैस्टिव को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो पहले से डर जाएगा तो वो फाइट में कभी नहीं जीत पाएगा। फिर इन दोनों का मैच शुरू होता है और वो रोको मन में सोच रहा होता है कि वो आसानी से कैस्टिव को हरा सकता है। इसलिए रोको एक ही पंच से कैस्टिव को हराने का डिसाइड करता है, जिससे कैस्टिव को भी ज्यादा दर्द ना सहना पड़े। फिर रोको अटैक करने आगे जाने लगता है, लेकिन तभी कैस्टिव इतने स्पीड के साथ मूव होता है कि रोको उसे देख भी नहीं पाता और उल्टा रोको को ही चोट लग जाती है। ये देखकर रोको काफी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि कैस्टिव ने कैसे किया। फिर रोको वापस अटैक करने आगे बढ़ता है, पर वो एक भी पंच कैस्टिव को मार नहीं पा रहा था। कई पंच से बचने के बाद कैस्टिव रोको को एक सीधा मुंह पर पंच मारता है और कई पंच बॉडी पर मारता है, जिसकी वजह से रोको जमीन पर गिर जाता है और वापस खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कैस्टिव काफी निराश था ऐसा करके, पर जफर लगातार कैस्टिव पर चिल्ला रहा था कि उसे अपना मैच पूरी पावर के साथ करना चाहिए। ये देखकर सभी काफी हैरान होते हैं कि कैस्टिव इतनी अच्छी बॉक्सिंग करता है और रोको कैस्टिव को एक पंच भी नहीं मार पाया। फिर कैस्टिव रोको के पास जाता है और रोको कैस्टिव की काफी तारीफ करता है क्योंकि उसकी टेक्निक काफी अच्छी है। फिर कैस्टिव रोको को खड़ा होने के लिए हाथ देता है, पर जैसे ही रोको कैस्टिव का हाथ पकड़ता है, कई सारे सोल्जर्स रोको को तीर मार देते हैं, जिसकी वजह से रोको वहीं पर मर जाता है। ये देखकर कैस्टिव को काफी गुस्सा आता है। कैस्टिव पूछने लगता है कि उन्होंने रोको को क्यों मारा। तभी एक आदमी खड़ा होता है और बताता है कि इस जगह पर हारे हुए लोगों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए जो हारेगा उसे मार दिया जाएगा। फिर वो आदमी अपने नाम का पहला लेटर वी कैस्टिव के हाथ पर छपवा देता है और बताता है कि आज से वो उसका फाइटर है और अब से वो उसके लिए फाइट करेगा। साथ ही वो आदमी बताता है कि अगर कैस्टिव 100 फाइट जीतता है तो इनाम में वो उसे उसकी आज़ादी दे देगा और कैस्टिव हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा। ये सुनकर कैस्टिव खुश तो होता है, पर वो सोचने लगता है कि अगर वो एक फाइट भी हारा तो उसकी हालत रोको जैसी होगी, यानी उसे तुरंत ही मार दिया जाएगा। जिसके बाद जफर कैस्टिव को ट्रेनिंग देने लगता है और जफर मन में सोच रहा होता है कि कैस्टिव सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि उसकी उम्र में इतने स्ट्रॉन्ग पंच मारना काफी मुश्किल है और हर किसी के बस की बात भी नहीं है। पर जफर देखता है कि कैस्टिव सिर्फ अपने हाथ का ही यूज कर रहा है, इसलिए जफर आगे आता है और कैस्टिव को समझाता है कि उसे अपने लेग्स और नीज का भी यूज करना चाहिए, क्योंकि उनमें हाथों से ज्यादा पार होती है। फिर जफर कोनी से एक अटैक करके दिखाता है जो सही में काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन तभी जफर के घुटने में काफी तेज दर्द होता है, जिसकी वजह से वो बैठ जाता है। हम देखते हैं जफर के घुटने में इंजरी है, जिसकी वजह से जफर का घुटना ज्यादा अच्छे से काम नहीं करता।
वहीं पीछे खड़े कुछ लोग कह रहे होते हैं कि पहले जफर एक काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर था, जिसकी वजह से उसे अनडिफिटेबल वुल्फ बुलाते थे, पर इंजरी की वजह से अब जफर सही से खड़ा भी नहीं हो सकता। कैस्टी भी ये सुन रहा होता है और उससे उन लोगों पर काफी गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी जफर खड़ा होता है और कैस्टिव को ट्रेनिंग करने की कहता है, क्योंकि जल्द ही ट्रेनिंग स्कूल्स के बीच फाइट होने वाली है जो खुद किंग कराने वाले हैं, और कैस्टिव को उस फाइट में भेजा जाएगा एक स्लेव फाइटर के रूप में। फिर हम देखते हैं कि कैस्टिव और उसके साथ कुछ दूसरे स्लेव्स एरिना की तरफ जा रहे होते हैं। कैस्टिव काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि वो जगह काफी बड़ी थी। तभी जफर कैस्टिव को समझाता है कि उसकी एक रियल फाइट होने वाली है, इसलिए कैस्टिव को सीरियस रहना चाहिए। जिसके बाद कैस्टिव रोम कैसल में भटक जाता है और वो वहीं रखी मूर्तियां देखने लगता है। तभी एक लड़का कैस्टिव के पास आता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर कैस्टिव बताता है कि वो यहाँ फाइट के लिए आया है, पर वो अपने ग्रुप से बिछड़ चुका है। फिर वो लड़का कैस्टिव से पूछता है कि क्या वो स्लेव है। फिर वो लड़का कैस्टिव को रास्ता बता देता है जहाँ उसे उसके दोस्त मिल जाएंगे। कैस्टिव जाने लगता है और उस लड़के को थैंक्स भी करता है। वो लड़का अपना नाम रस्का बताता है और कैस्टिव को उसके फाइट के लिए विश करता है। जिसके बाद कैस्टिव का मैच का टाइम आता है और कैस्टिव के ओपोनेंट का नाम गिदोन है, जो दिखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। फिर वो दोनों फाइट करना शुरू करते हैं और गिदोन सोच रहा होता है कि कैस्टिव सिर्फ एक बच्चा है, वो उसे आसानी से हरा देगा। लेकिन तभी कैस्टिव गिदोन पर अटैक करना शुरू करता है और कैस्टिव के अटैक इतने ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग थे कि गिदोन उसकी मूवमेंट्स को पहचान नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो कैस्टिव के एक भी अटैक से नहीं बच पाता और जमीन पर गिर जाता है। गिदोन वापस खड़े होने की कोशिश करता है पर वापस खड़ा भी नहीं हो पाता और कैस्टिव अपना पहला मैच इसी तरह जीत जाता है। कैस्टिव अपनी पहली जीत से काफी खुश था, लेकिन अब सभी लोग गोदिन को मार देने की कहने लगते हैं, जिसकी वजह से गोदिन भी काफी डर जाता है। तभी एक आदमी डेमेट्रियस किंग से फैसला लेने की कहता है कि अब उन्हें हारे हुए फाइटर के साथ क्या करना चाहिए। किंग अभी काफी छोटा था और वो ऐसे किसी को मारना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से वो काफी घबरा जाता है। तभी कैस्टिव आगे बढ़ता है और किंग की तरफ देखकर शांत होने का इशारा करता है। किंग को इससे काफी मदद मिलती है, पर इससे किंग की मदर काफी गुस्से में आ जाती है कि एक स्लेव फाइटर किंग को ऑर्डर नहीं दे सकता, इसलिए तो कैस्टिव के दोनों हाथ कटवा देने का ऑर्डर देती है। पर तभी डेमेट्रियस ऐसा न करने को कहता है, क्योंकि इससे रोमन लोगों के बीच किंग की अच्छी छवि नहीं बनेगी और आगे चलकर किंग को इससे खतरा हो सकता है। किंग की मदर को भी ये बात समझ आती है और वो ऑर्डर देती है कि जैसा जनता चाहती है वैसा ही होगा। फिर हम देखते हैं कि कैस्टिव के साथ तो कुछ नहीं होता, पर गोदिन को मार दिया जाता है। जिसके बाद जफर कैस्टिव को चांटा मारकर कहता है कि क्या वो मरना चाहता है जो सभी के सामने ऐसी हरकतें कर रहा है। पर कैस्टिव कहता है अगर उसके जीतने से हमेशा उसका ओपोनेंट मर जाएगा तो इसका मतलब कैस्टिव ही उनका कातिल है। जफर कैस्टिव को इन सब बातों के बारे में ना सोचने को कहता है और सिर्फ जीतने पर ध्यान देने की कहता है। तभी एक सोल्जर आता है और कैस्टिव को चलने की कहता है, क्योंकि किंग ने कैस्टिव को बुलाया है। किंग कैस्टिव से मिलकर उसकी तारीफ करने लगता है कि वो इतनी छोटी सी उम्र में इतना अच्छा फाइटर है। पर कैस्टिव देखकर काफी हैरान था कि पूरे रोम का किंग एक उसके जैसा बच्चा है। किंग की मदर जफर से पूछती है कि वो कौन है, जिस पर जफर अपना नाम बताता है और बताता है कि वही कैस्टिव को फाइट करना सिखा रहा है। किंग की मदर जफर को पहले से जानती थी, क्योंकि जफर काफी फेमस फाइटर था। तभी किंग की मदर को याद आता है कि जफर ने उनके काफी अच्छे सोल्जर डेमेट्रियस से फाइट की थी। डेमेट्रियस बताता है कि अपने जफर से 10 साल पहले पिछले किंग के सामने फाइट की थी और वो काफी शानदार फाइट थी। कैस्टिव सोच रहा होता है कि उसे फाइट में जफर का घुटना खराब हो गया, जिसकी वजह से उसे फाइटिंग छोड़नी पड़ी। डेमेट्रियस बताता है कि उसने आज की फाइनल फाइट काफी स्पेशल बनाई है। फिर सभी आज की फाइनल फाइट देखने लगते हैं, जो कि रुस्का का मैच है, और हमें पता चलता है कि रुस्का डेमेट्रियस का ही बेटा है। ये जानकर कैस्टिव काफी हैरान होता है। रुस्का का ओपोनेंट भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था और जफर बताता है कि सिर्फ उसे देखकर ही पता चल रहा है कि रुस्का के ओपोनेंट की फाइटिंग स्पिरिट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। उन दोनों की फाइट शुरू होती है, पर फाइट शुरू होते ही रुस्का अपने ओपोनेंट को उठाकर पटक देता है। ये देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। फिर रुस्का उसे काफी अच्छी टेक्निक से मारता है, जिसकी वजह से उसका ओपोनेंट कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर उसका अपने ओपोनेंट का हाथ पकड़कर उसे तोड़ देता है और फाइट जीत जाता है। डेमेट्रियस बताता है कि उनकी फैमिली में ये लॉक और टेक्निक कई सालों से चली आ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैस्टिव रुस्का के साथ किंग का म्यूजिक सुनता है और उसे वो काफी पसंद आता है। किंग भी ये देखकर काफी खुश होता है और वह कैस्टिव को अपने दूसरे म्यूजिक सुनाने लगता है। फिर वो तीनों बात करने लगते हैं और कैस्टिव को किंग की बातों से समझ आता है कि वो अंदर से खुश नहीं है। लेकिन तभी वहाँ किंग की मदर आ जाती है और वो ये देखकर खुश नहीं थी कि उसका बेटा उन फाइटर से बात कर रहा है, इसलिए वो कैस्टिव और रुस्का को फाइट करने का ऑर्डर देती है। उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें फाइट के लिए तैयार होना पड़े। तभी वहां जफर और डेमेट्रियस भी आ जाते हैं। जफर कैस्टिव को फाइट से बचाने की कोशिश करता है, पर अब काफी देर हो चुकी थी।
जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। अब कैस्टिव और रुस्का आमने सामने आ जाते हैं और दोनों ही फाइट के लिए तैयार थे। फिर कैस्टिव रुस्का पर अटैक करना शुरू करता है, पर रुस्का आसानी से कैस्टिव के सभी अटैक रोक रहा था और साथ ही रुस्का कैस्टिव के मुंह पर घुटना मारता है और कैस्टिव को जमीन पर गिरा देता है। फिर रुस्का कैस्टिव का गला दबा देता है और कैस्टिव उसके लॉक से निकल नहीं पा रहा था। वहीं किंग की मदर उससे बार बार पूछती है कि इस टाइम में किंग को क्या करना चाहिए। इससे किंग काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो कभी किंग बनना ही नहीं चाहता था और ना ही वो उनके हाथ की कोई कठपुतली है। ये सुनकर किंग की मदर रोते हुए कहती है कि उसने उसे किंग बनाने के लिए कितना कुछ किया है और वो उससे ऐसे बातें कर रहा है। फिर किंग की मदर रोते हुए वहां से चली जाती है और किंग भी उनके पीछे जाता है। वहीं रुस्का सिर्फ कैस्टिव को बेहोश कर देता है और उसे मारता नहीं। कुछ देर बाद डेमेट्रियस रुस्का को मारता है क्योंकि उसने कैस्टिव को बिना कुछ किए छोड़ दिया, पर रुस्का को अपने डिसीजन पर नाज था। दूसरी तरफ कैस्टिव हारकर काफी निराश था और वो जफर से कहता है कि हारना काफी बुरा होता है और उसे ये फीलिंग ही नहीं पसंद जो उसके अंदर से आ रही है। पर जफर कैस्टिव को फील करने की कहता है जो उसके अंदर से अभी आ रही है और उसे कभी भूले ना, जिससे वो हमेशा जीत पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ टाइम बीत जाता है और हमें पता चलता है कि जिस स्लेव हाउस में कैस्टिव था उसे खत्म कर दिया गया है और कैस्टिव को एक बोली में बेच दिया गया है। पर अभी कैस्टिव लगातार रोम किंगडम आता है और एक स्लेव फाइटर के रूप में फाइट करता है। जिसके बाद अब कैस्टिव का नया मालिक उससे और उसके बाकी स्लेव से कहता है कि वो अब उसे काफी सारा पैसा कमा कर देंगे। फिर वो सभी पोम्पी नाम की एक सिटी में आ जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि एक काफी अमीर आदमी एक फाइटिंग टूर्नामेंट रखवा रहा है और उन्हें उसमें कम्पीट करने के लिए बुलाया गया है। फिर वो सभी उस जगह पर चले जाते हैं जहां वो रहने वाले हैं। वो जगह काफी बड़ी थी जिससे कैस्टिव काफी खुश होता है क्योंकि अब वो काफी बड़ी जगह पर ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन तभी वहां एक आदमी आता है जो उन्हें धमकाने लगता है कि अगर उनमें से कोई भी उसकी ट्रेनिंग के बीच में आया तो वो उसे मार देगा। लेकिन एक दूसरा आदमी रोडोक आगे आता है और उसकी कोई भी बात मानने से मना कर देता है क्योंकि वो भी उनकी तरह ही एक स्लेव है। उन दोनों की फाइट होने ही वाली थी। इससे पहले नाशका नाम का एक आदमी बीच में आ जाता है जो उस पूरी जगह की सिक्योरिटी का ख्याल रखता है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और कैस्टिव भी ये देखकर काफी खुश होता है कि उनकी फाइट नहीं हुई। फिर वो आदमी अपनी ट्रेनिंग करने लगता है और वो अपने हाथ और पैर में कई लोहे के रिंग पहन लेता है और काफी अजीब तरह से ट्रेनिंग करने लगता है। फिर कैस्टिव का ओनर नाशका से पूछता है कि वो आदमी कौन है, जिस पर नाशका बताता है कि उसका नाम एमदेन है और वो यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर है और आज तक उसे एरिना में किसी ने नहीं हराया। फिर जफर कैस्टिव और उसके साथियों को ट्रेनिंग देने लगता है और ह्यूमन बॉडी के बारे में काफी कुछ समझाता है। पर अभी कैस्टिव का ध्यान एमदेन पर ही था क्योंकि वो पिछले 4 घंटों से लगातार वही ट्रेनिंग कर रहा था। उसी रात कैस्टिव बाथरूम के लिए जा रहा होता है, तभी उसे छत पर एक लेडी दिखती है। कैस्टिव सोचने लगता है कि कहीं वो चोर तो नहीं, पर वो लेडी नीचे उतरते हुए गिर जाती है और कैस्टिव उसकी मदद करने आ जाता है। वो लेडी कैस्टिव से पूछती है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर कैस्टिव बताता है कि वो एक स्लेव फाइटर है। फिर कैस्टिव उस लेडी से पूछता है कि वो कौन है। ये सुनकर वो लेडी काफी हैरान हो जाती है कि कैस्टिव उसे नहीं जानता। फिर वो लेडी खड़ी होती है और कहती है कि जरूर कैस्टिव काफी दूर से आया होगा जो उसे नहीं जानता। फिर हमें पता चलता है कि उस लेडी का नाम सबीना है और वो उस टाउन की सबसे खूबसूरत लड़की है और देखते ही देखते हर किसी को सबीना की खूबसूरती के बारे में पता चल गया और सबीना काफी फेमस भी हो गई। तभी वहां नाशका आ जाता है और सबीना वापस जाने लगती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एमदेन सभी स्लेव से फाइट करके ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर सभी काफी थक जाते हैं जिसकी वजह से अब कोई भी फाइट करने के लिए तैयार नहीं था। तभी सबीना ऊपर से एमदेन से कहती है कि वो हमेशा उन कमजोरों को ही मारता है और उसने कभी उसे किसी ट्रेनिंग ओपोनेंट को हराते हुए नहीं देखा। ये सुनकर बाकी सभी स्लेव हंसने लगते हैं और सभी वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सबीना बैठी होती है, तभी एक लेडी उसके पास मदद के लिए आती है और बताती है कि कुछ लोग उसकी बार शॉप के बाहर बैठे हैं जो हर कस्टमर को मारकर भगा रहे हैं। सबीना भी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है और सभी स्लेव फाइटर को लेकर वहां पर पहुंच जाती है। हम देखते हैं कि सबीना उन गुंडों से वहां से भाग जाने की कहती है, पर वो नहीं मानती और उल्टा सबीना को ही अपने पास रख लेने की कहते हैं। सबीना सभी स्लेव से फाइट करने की कहकर पीछे हो जाती है और सभी स्लेव उन गुंडों से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सभी स्लेव उन गुंडों को काफी आसानी से मारने लगते हैं और कैस्टिव उनके लीडर से फाइट कर रहा था और कैस्टिव उसे काफी मारता भी है, जिसकी वजह से वो कैस्टिव को गिराकर वहां से भाग जाता है। पर स्लेव सभी गुंडों को पीट देते हैं और तभी वहां नाशका भी आ जाता है। सबीना नाशका पर गुस्सा करती है क्योंकि वो एमदेन को जल्दी वहां नहीं लाया, जिसकी वजह से उन गुंडों का लीडर भाग गया। नाशका सबीना को उसके बारे में भूल जाने की कहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमदेन उस गुंडे को भी रस्सी से बांधकर घसीटते हुए ले आता है। सभी ये देखकर काफी हैरान थे कि एमदेन ने अकेले ही उन गुंडों के लीडर को मार दिया।
फिर सबीना एमदिन की तारीफ करती है, पर फिर बताती है कि उन्होंने एमदिन के आने से पहले ही सब संभाल लिया था। जिस पर एमदिन सबीना से कहता है कि उसे ऐसे बाहर के लोगों के साथ बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। पर फिर सबीना कहने लगती है कि अब तो एमदिन लगातार 48 मैच जीत चुका है और हो सकता है कि वो अपना प्रॉमिस भी पूरा कर ले। जिस पर कास्टिव सोचता है कि वो कौन से प्रॉमिस की बात कर रहे हैं। एमदिन सबीना से कहता है कि वो आने वाले टूर्नामेंट में जीतकर अपना प्रॉमिस पूरा कर लेगा। वहीं पीछे खड़ा नाश्का सोच रहा होता है, एमदिन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले और चाहे कोई भी प्रॉमिस पूरा कर ले, पर सबीना कभी उसे पूरे मन से प्यार नहीं करेगी। एमदिन सिर्फ अपनी लाइफ खराब कर रहा है सबीना के पीछे। तभी हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहां सबीना का बर्थडे होता है और एमदिन भी उसे बधाई देता है। सबीना ये देखकर हंसने लगती है कि एक स्लेव उसे क्या गिफ्ट दे सकता है, तो एमदिन सबीना को अपनी 30 विन स्ट्रीक दे देता है। सबीना नाश्का से पूछती है कि क्या विन स्ट्रीक भी इतनी जरूरी हो सकती है, जिस पर नाश्का बताता है कि आज तक उनकी सिटी में इतने मैच लगातार कोई नहीं जीता और ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो सबीना एमदिन से कहती है कि अगर वो 50 मैच लगातार जीतता है तो वो उसे स्लेव बनने से आजाद कर देगी और उसे अपना पर्सनल रिटेनर बना लेगी। अब वापस प्रेजेंट में सबीना एमदिन से कहती है कि उसे सिर्फ 2 मैच और जीतने हैं, लेकिन अगर वो एक मैच भी हारता है तो वो वापस 0 पर आ जाएगा। तभी कास्टिव का साथ ही रोडोक एमदिन से कहता है कि वो उसकी विनिंग स्ट्रीक को तोड़ देगा और उसे आने वाले टूर्नामेंट में हरा देगा। फिर रोडोक कहता है कि पहले एमदिन को वो हराएगा और फिर कास्टिव भी उसे हराएगा। ये सुनकर कास्टिव हैरान हो जाता है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। एमदिन रोडोक से कहता है कि वो उसे यही मार देगा। ये सुनकर दोनों फाइट करने आने लगते हैं, पर बाकी सभी उन्हें रोक लेते हैं और सबीना वहां से चली जाती है। फिर जाते हुए कास्टिव सोच रहा होता है कि वो काफी छोटा और कमजोर है, जिसकी वजह से वो उस लीडर को रोक नहीं पाया था और न ही उसके मुक्कों का उस पर ज्यादा असर हुआ था। इसलिए अब कास्टिव जल्दी से बड़ा और स्ट्रांग होने का डिसाइड करता है, क्योंकि अगर वो ऐसे ही छोटा रहा तो वो हमेशा जीत नहीं पाएगा। उसी रात उन सभी स्लेव के ओनर ने उनके लिए काफी अच्छा खाना बनवाया था, जिससे सभी काफी खुश थे और कास्टिव सोच रहा होता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा खाना खाना चाहिए, जिससे वो जल्दी स्ट्रांग हो सके। जफर कास्टिव को देखकर ही समझ जाता है कि वो किसी तकलीफ में है, इसलिए वो उसे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर कास्टिव सारी बात बताता है कि कैसे आज उसने एक गुंडे को मारने की कोशिश की, पर उससे ज्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से उसके अटैक का उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ और वो उससे बचकर भाग गया। फिर कास्टिव बताता है कि उसके पास कोई ऐसा पावरफुल मूव भी नहीं है जिससे वो एक ही अटैक में अपने ओपोनेंट को हरा सके, क्योंकि उसके ओपोनेंट हमेशा उसके साइज के नहीं आएंगे। फिर जफर बताता है कि ऐसा कोई मूव नहीं होता कि बस कास्टिव उसका यूज करे और उसका ओपोनेंट हार जाए। अगर कास्टिव को जल्दी मैच खत्म करना है तो उसे और पावरफुल बनना होगा, सिर्फ तभी कास्टिव एक मूव में मैच खत्म कर पाएगा। फिर जफर कुछ देर सोचता है और कास्टिव को एक काफी स्ट्रॉन्ग मूव सिखाने की कहता है, जिसे वो अपना खुद का किलर मूव कह सकेगा। कास्टिव जफर को जल्दी से उस मूव को सिखाने की कहता है, पर जफर पहले कास्टिव को अपना पेट भर लेने की कहता है। कास्टिव खाना खाना शुरू करता है, लेकिन तभी नाश्का वहां आ जाता है और कास्टिव से चलने की कहता है, क्योंकि सबीना उससे बात करना चाहती है। फिर कास्टिव सबीना के पास पहुंच जाता है और सबीना कास्टिव को बताती है कि उसने उसे यहाँ एक ऑफर देने के लिए बुलाया है। फिर सबीना बताती है कि वो चाहे तो कास्टिव को उसकी इस स्लेव वाली जिंदगी और लगातार फाइट वाली जिंदगी से बाहर निकाल सकती है और हमेशा आजाद कर सकती है। पर कास्टिव पूछता है कि वो सिर्फ उसे ही ऐसे आजाद क्यों करना चाहती है, जबकि यहाँ पर और भी कई अच्छे फाइटर हैं। जिस पर सबीना बताती है कि कास्टिव जितना दिखता है उससे काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसने उसे चुना। फिर सबीना बताती है कि वो कास्टिव को अपने साथ रोम किंगडम ले जाना चाहती है और कास्टिव उसका बॉडीगार्ड बनकर रहेगा। पर कास्टिव पूछता है कि उसके पास पहले से तो एमदिन है जो काफी अच्छा फाइटर है, फिर भी उसे उसकी जरूरत क्यों है। जिस पर सबीना बताती है कि उसे पावरफुल होना ही जरूरी नहीं है, एक इंसान को बात करना भी आना चाहिए और साथ ही सबीना को कोई कम उम्र का ही चाहिए जिसे वो उसे तमीज से बात करना सिखा सके। पर कास्टिव कहता है कि पता नहीं उसका ओनर सबीना को उसे खरीदने की परमिशन देगा भी या नहीं। पर सबीना कास्टिव को उन सब की चिंता ना करने की कहती है। फिर सबीना कहती है कि अब तय हुआ, अब सिर्फ कास्टिव के ओनर से ही बात करना रह गया है। सबीना जाने लगती है, पर कास्टिव उसे रोकता है और बताता है कि वो उसके साथ नहीं जाना चाहता। फिर कास्टिव बताता है कि कुछ टाइम पहले उसे एक नोबल ने खरीदा था। उस नोबल के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो काफी ज्यादा अकेला था, जिसकी वजह से उसने एक दोस्त खरीदा। पर कास्टिव हमेशा ऐसे चेन में बंधे नहीं रहना चाहता था, इसलिए कास्टिव ने आजाद होने को कहा और उस नोबल ने उसे ऐसे ही अकेला छोड़ दिया। इसलिए अब कास्टिव चाहता है कि जो भी अगला इंसान उसे खरीदे वो इंसान कास्टिव खुद हो। वो बिक और खरीद नहीं सकता। ये सब सुनकर सबीना काफी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो कास्टिव जैसे एक स्लेव की जिंदगी सुधार रही थी। पर कास्टिव कहता है कि वो बेवकूफ है, पर वो ये सब फिर से नहीं चाहता। फिर कास्टिव जाने की कहता है, क्योंकि जब उसे बुलाया गया वो खाना खा रहा था और उसकी फाइट भी आने वाली है, जिसके लिए उसे ट्रेनिंग करनी होगी।
सबीना और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कैस्टिव के ऊपर सामान फेंकने लगती है। कैस्टिव भी वहां से भाग जाता है। उसी रात सबीना अब भी कैस्टिव के बारे में सोच रही होती है। तभी वो एमदेन को अपने पास बुलाती है और उसे कैस्टिव को काफी बुरी तरह से हराने का ऑर्डर देती है और कैस्टिव को इतनी बुरी तरह से मारने की कहती है कि वो वापस कभी खड़ा भी ना हो सके और उसे पछतावा हो कि वो फाइटर क्यों बना। नेक्स्ट डे रोडो काफी गुस्से में था क्योंकि कैस्टिव को उससे पहले फाइट के लिए भेजा जा रहा है, जबकि वो पहले एमदेन से फाइट करना चाहता था। तभी नाश्का कैस्टिव के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या उसके और सबीना के बीच कुछ हुआ है। फिर कैस्टिव नाश्का को सारी बात बता देता है कि कैसे उसने सबीना का ऑफर रिजेक्ट कर दिया, जिस पर नाश्का कहता है कि जरूर सबीना ने ही उसका मैच पहले एमदेन से रखवाया होगा। पर कैस्टिव बिल्कुल डरता नहीं और कहता है कि उसे सिर्फ अपना मैच जीतने पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा उसके लिए कुछ जरूरी नहीं है। पर नाश्का काफी परेशान था क्योंकि कैस्टिव का ओपोनेंट इतना भी कमजोर नहीं होने वाला और कैस्टिव के जीतने के बिल्कुल ना के बराबर चांस है। वहीं दूसरी तरफ एमदेन ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो काफी गुस्से में था क्योंकि सबीना ने उसके बदले कैस्टिव को चुना था, जबकि वो कितने सालों से लगातार सबीना के लिए काम करता आ रहा है और आज तक एक बार भी कभी उसने सबीना को निराश नहीं किया। इसलिए अब इसका बदला वो कैस्टिव से एरिना में लेने का डिसाइड करता है और कैस्टिव को पूरी तरह से खत्म कर देने की कहता है। नेक्स्ट डे हमारे दोनों ही फाइटर फाइट के लिए तैयार होते हैं और दोनों को एरिना में बुलाया जाता है। एमदेन सोच रहा होता है कि आज वह कैस्टिव को हराकर ये फाइट खत्म कर देगा और इसके बाद उस दूसरे फाइट को भी हरा देगा, जिससे आज उसका सबीना को दिया प्रॉमिस पूरा हो जाएगा। अब फाइट शुरू होती है और कैस्टिव एमदेन पर अटैक करने लगता है, पर एमदेन के हाथ की फिस्ट की वजह से कैस्टिव का कोई भी अटैक अच्छा असर नहीं कर रहा था, बल्कि कैस्टिव को ही ऐसा लग रहा था कि वो एक आयरन वाले पर मुक्के मार रहा है। पर कैस्टिव हार नहीं मानता और लगातार मुक्के मारने लगता है, वो भी और तेज स्पीड और पावर के साथ। एमदेन को लग रहा होता है कि कुछ देर में ही कैस्टिव थक जाएगा और वो उसका मौका होगा, पर कैस्टिव लगातार पंच मारता चला जाता है, जिससे एमदेन भी काफी हैरान होता है क्योंकि अब उससे पंच रोके नहीं जा रहे थे। तभी कैस्टिव एक मुक्का मारता है जिससे एमदेन का हाथ साइड में हो जाता है। इससे कैस्टिव को मारने की जगह मिल जाती है और वो एमदेन के मुंह पर एक काफी स्ट्रॉन्ग पंच मारता है, जिससे एमदेन जमीन पर गिर जाता है। सभी ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि एक बच्चे ने एमदेन को गिरा दिया, पर एमदेन इतनी आसानी से हारने नहीं वाला था और वो वापस खड़ा हो जाता है और अब एमदेन सही से फाइट करने के लिए तैयार था। पर वहीं कैस्टिव काफी थक चुका था क्योंकि वो लगातार पंच मारने के चक्कर में अपनी सांस को कंट्रोल करना ही भूल गया था। अब एमदेन अटैक करना शुरू करता है और काफी स्पीड के साथ कैस्टिव की तरफ मुक्के मारने लगता है। कैस्टिव अभी एक एमदेन के अटैक से बच रहा था, पर धीरे धीरे उसके लिए अटैक से बचना मुश्किल होता जा रहा है। अब एमदेन भी फाइट में सीरियस हो जाता है और लगातार काफी स्ट्रॉन्ग मूव से अटैक करने लगता है। तभी एमदेन कैस्टिव को ऐसे दिखाता है कि वो उसे पंच मारने आ रहा है, जिसकी वजह से कैस्टिव अपनी बॉडी डिफेंस करता है, पर एमदेन कैस्टिव के सर पर मार देता है और कैस्टिव बच नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। सभी एमदेन के लिए चीयर करने लगते हैं। जफर को पता था कि एमदेन कैस्टिव को चकमा देकर उस पर अटैक करेगा और साथ ही जफर काफी हैरान भी था एमदेन की ऐसी टेक्निक देखकर। वहीं कैस्टिव काफी मुश्किल से फिर से वापस खड़ा हो जाता है और वापस से फाइट करने के लिए तैयार था। कैस्टिव सोच रहा होता है कि वो एमदेन का काफी अच्छा अटैक था, लेकिन आगे उसे एक अटैक का ख्याल रखना होगा, वरना वो ज्यादा देर एमदेन के सामने टिक नहीं पाएगा। पर अब एमदेन अटैक नहीं कर रहा था, सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन में खड़ा था। सभी को लग रहा होता है कि एमदेन सिर्फ कैस्टिव के साथ खेल रहा है, पर जफर समझ चुका था कि एमदेन किसी किलिंग अटैक की तैयारी कर रहा है। वहीं नाश्का भी ये देखकर समझ आता है कि एमदेन कैस्टिव के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करने वाला है, जो किसी बच्चे पर नहीं करना चाहिए। पर कैस्टिव नहीं समझता और वापस लगातार पंच मारने लगता है। एमदेन मन में सोच रहा होता है कि कैस्टिव ऐसे ही पंच मारता रहा तो उसका काम और आसान हो जाएगा और जितना कैस्टिव पंच मारकर थकेगा उतना ही उसका जीत पाना मुश्किल होता जाएगा। कैस्टिव एमदेन के पेट पर मारने की सोचता है, पर उसे पता नहीं था कि वो सीधा एमदेन के ट्रैप में ही जा रहा है। तभी कैस्टिव नीचे होता है पेट में मारने के लिए, लेकिन तभी एमदेन अपनी पूरी जान से कैस्टिव की पीठ पर मारता है। वो अटैक एमदेन को इतनी भारी हेड फिस्ट की वजह से और ज्यादा जोर से लगता है और कैस्टिव तुरंत जमीन पर गिर जाता है और वापस उठ भी नहीं पाता। तभी एमदेन के लिए सभी लोग चीयर करने लगते हैं। जफर और कैस्टिव के दोस्त उसे उठने की कह रहे होते हैं, पर कैस्टिव को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वहीं कैस्टिव के दिमाग में किसी की आवाज आ रही होती है, पर वो पहचान नहीं पा रहा था कि वो किसकी आवाज है। तभी कैस्टिव को समझ आता है कि वो जफर की आवाज है और कैस्टिव वापस होश में आता है। अब कैस्टिव वापस खड़ा हो जाता है, पर कैस्टिव को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गया है। हमें पता चलता है कि अचानक से बेहोश होने की वजह से कभी कभी याददाश्त भी चली जाती है और अभी वही कैस्टिव के साथ हुआ है। साथ ही जब कैस्टिव होश में आया उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आया है और यहाँ कर क्या रहा है। वहीं कैस्टिव सोच रहा होता है कि ये इंसान उसे मार देगा और ना ही कैस्टिव एमदेन की किसी अटैक से बच पा रहा था। लेकिन अभी कैस्टिव हार नहीं मान रहा था, क्योंकि किसी वजह से उसे सिर्फ इतना पता था कि वो हार नहीं सकता।
एमदेन भी कैस्टिव से कहता है कि उसे अब फाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे वो मर भी सकता है, पर अभी कैस्टिव हार नहीं मानता और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। कैस्टिव मन में सोच रहा होता है कि उसका ओपोनेंट बिल्कुल अलग तरह से फाइट कर रहा है और इस तरह से उसने इससे पहले कभी फाइट नहीं की, साथ ही वो मेमोरी लॉस की भी दिक्कत में है। तभी कैस्टिव को थोड़ा थोड़ा याद आता है कि उसने इस फाइट के लिए ट्रेनिंग की थी। तभी कैस्टिव को जफर की बात याद आती है कि ऐसा अटैक है जिससे अपने ओपोनेंट को एक ही अटैक में हराया जा सकता है। कैस्टिव तैयार हो जाता है क्योंकि अभी भी उसके पास ऐसा कुछ है जिससे वो जीत सकता है। अब सभी लोग भी एमदेन पर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि हमेशा वो इतना टाइम नहीं लेता अपने ओपोनेंट को हराने में। वहीं एमदेन सोच रहा होता है कि फाइट तभी खत्म हो जानी चाहिए थी जब उसने अपने इतने स्ट्रॉन्ग मूव से कैस्टिव के ऊपर अटैक किया था। तभी कैस्टिव का एक दोस्त कहता है कि समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कैस्टिव किसी भी अटैक से काफी जल्दी हील हो जाता है और वापस फाइट करने के लिए तैयार रहता है। जैसे अभी एमदेन ने इतना स्ट्रॉन्ग अटैक किया पर कैस्टिव कुछ ही देर में ठीक हो गया और वापस फाइट कर रहा है। तभी एमदेन कैस्टिव पर अटैक करने आगे आता है पर कैस्टिव एक कदम पीछे लेकर वापस आगे आ जाता है और एमदेन पर अटैक करता है, पर एमदेन कैस्टिव के अटैक से बच जाता है और उसका हाथ दूर कर देता है जिसकी वजह से कैस्टिव गिरने वाला होता है। पर तभी गिरते हुए कैस्टिव एमदेन के अटैक से बचता है और उसके पेट पर मुक्का भी मार देता है और तभी गिरकर वापस खड़ा हो जाता है। हालांकि एमदेन को कैस्टिव के पंच से ज्यादा असर नहीं होता पर कैस्टिव एमदेन के अटैक से बच चुका था। पर तभी हम देखते हैं कि डायरेक्ट पंच लगने की वजह से एमदेन की लेफ्ट साइड की पसली टूट चुकी है। जफर समझ आता है कि इससे पहले भी एमदेन ने पिछले खतरनाक अटैक करने के लिए उसी जगह पर पंच खाया था और इस बार भी उसी जगह पर पंच पड़ा, इसलिए उसकी हड्डी टूट गई। सभी काफी हैरान थे कि एक बच्चा इतनी देर तक एमदेन जैसे स्ट्रॉन्ग फाइटर के सामने टिका हुआ है। तभी नाश्का से हमें पता चलता है कि बचपन में ही कैसे एमदेन ने सबीना के लिए हर स्लेव बच्चे से फाइट की थी और आखिर में सिर्फ एमदेन और नाश्का बच गए थे। फिर वो दोनों भी आपस में फाइट करने लगते हैं। बच्चों के बीच कोई फाइटिंग टेक्निक नहीं होती और वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं, लेकिन तभी एमदेन नाश्का की नाक पर अपना सर मारता है जो इतनी तेज लगता है कि नाश्का की नाक की हड्डी टूट जाती है, जिसकी वजह से आज तक नाश्का की नाक टेढ़ी है। फिर एमदेन जीत गया और लगातार फाइटिंग के रास्ते पर आगे बढ़ता रहा, पर एमदेन के मुकाबले नाश्का की किस्मत काफी अच्छी थी और एक काफी अच्छी फैमिली ने नाश्का को खरीद लिया और पढ़ाया, जिससे आज नाश्का एक सक्सेसफुल स्लेव बन सका। उसी पढ़ाई की वजह से नाश्का बाकी सभी स्लेव से जीत सका, पर अब भी नाश्का को समझ नहीं आ रहा था कि एमदेन जैसा इतना टैलेंटेड इंसान क्यों एक स्लेव बनकर खुश है। फिर नाश्का कैस्टिव के लिए चीयर करता है क्योंकि अगर एमदेन हारता है तो हो सकता है कि वो सबीना के बारे में सोचना बंद कर दे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। नाश्का को चीयर करता देख और भी कई लोग कैस्टिव के लिए चीयर करने लगते हैं। नाश्का भी ये देखकर काफी हैरान होता है। वहीं फाइट में कैस्टिव एमदेन की उसी जगह मारने की कोशिश करता है जहां से एमदेन कमजोर है, पर डायरेक्ट पंच मारने के बाद भी एमदेन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एमदेन भी समझ आता है कि कैस्टिव अब सीधा उसकी चोट को निशाना बना रहा है, पर एमदेन दर्द को अपनी जीत के रास्ते में आने से मना करता है। एमदेन को भारी सांस लेने से ज्यादा दर्द हो रहा था, जिससे वो समझ जाता है कि उसकी पसली की 2 हड्डियां टूट चुकी हैं, पर फिर भी एमदेन हार मानने से मना कर देता है और कहता है कि उसके दिल में जो दर्द हो रहा है इससे बड़ा दर्द इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी एमदेन अपने खड़े होने का तरीका चेंज कर देता है, जैसे कैस्टिव सोचने लगता है कि कहीं ये भी पहले की तरह कोई ट्रैप तो नहीं है और वो अटैक करने जाए तभी वापस से एमदेन उसके ऊपर किसी काफी खतरनाक मूव से अटैक करे। पर तभी जफर चिल्लाते हुए कैस्टिव से कहता है कि एमदेन सिर्फ इसी वजह से नए तरह से खड़ा हुआ है जिससे वो अपने दर्द को कम करने के लिए कुछ टाइम ले सके। कैस्टिव समझ आता है कि ये एमदेन की चाल थी टाइम हासिल करने के लिए, इसलिए अब कैस्टिव काफी तेज से एमदेन की तरफ जाने लगता है। अब एमदेन कैस्टिव के सभी अटैक से बचने लगता है और साथ ही कैस्टिव पर 3 अटैक कॉम्बो से अटैक भी करता है, लेकिन कैस्टिव एमदेन के तीनों अटैक से बच जाता है और उल्टा एमदेन पर अटैक भी कर देता है, पर एमदेन भी कैस्टिव के अटैक से बचकर पीछे हो जाता है। ये देखकर एमदेन काफी हैरान था कि कैस्टिव सिर्फ उसके कॉम्बो अटैक से बचा ही नहीं बल्कि उसके ऊपर अटैक भी किया। वहीं कैस्टिव सोच रहा होता है कि धीरे धीरे वो एमदेन की मूवमेंट समझ पा रहा है, जिससे उसे एमदेन का अगला अटैक समझने में काफी आसानी मिल रही है। पर अब कैस्टिव के लिए एमदेन के अटैक समझना काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब एमदेन भी ये समझ चुका है कि कैस्टिव उसके अटैक समझ रहा है, इसलिए अब वो अपना हर कदम काफी ध्यान से रखने वाला है। वहीं एमदेन सोच रहा होता है कि कैस्टिव को लगता है कि वो उसे अपनी स्पीड से हरा सकता है, पर एमदेन की बॉडी कैस्टिव की बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए कैस्टिव का कोई भी अटैक झेलना एमदेन के लिए बच्चों का खेल है, क्योंकि एमदेन जीतने के लिए अपनी खुद की हड्डियां तक तुड़वा चुका है, पर कैस्टिव ऐसा कोई अटैक कभी नहीं झेल पाएगा। साथ ही एमदेन कहता है कि आज तो किस्मत भी उसके साथ है।
तभी कैस्टिव के सर से खून निकलने लगता है। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। कैस्टिव सोचने लगता है कि उसके माथे पर चोट लग गई है, पर आंखों में खून जाने की वजह से अब कैस्टिव को दिखना भी कम हो रहा है। ये देखकर जफर भी काफी परेशान होने लगता है, क्योंकि फाइट के इस टाइम एक आंख में खून जाने की वजह से कैस्टिव को काफी नुकसान हो सकता है। एमडेन सोच रहा होता है कि कैस्टिव ने सबीना जैसी लड़की को अपना दुश्मन बनाया, जिसकी वजह से आज उसके साथ ऐसा हो रहा है। वहीं सबीना ये देखकर काफी खुश हो रही होती है और मन में एमडेन को जल्दी से फाइट खत्म करने की कहती है। वहीं एमडेन वापस से अपनी नॉर्मल वाली पोजीशन में आ जाता है। ये देखकर कैस्टिव को लगने लगता है कि क्या अब एमडेन वापस से उसके ऊपर अटैक करने वाला है। एमडेन सोचता है कि अगर वो अभी कैस्टिव के पास जाकर अटैक करता है तो कोई चांस ही नहीं है कि कैस्टिव फाइट में खड़ा रह पाए। अब कैस्टिव तय करता है कि वो उस टेक्निक का यूज करेगा जो उसके मास्टर जफर ने उसे सिखाई है। अब कैस्टिव वापस से एमडेन पर अटैक करने लगता है। तभी कैस्टिव याद करता है कि जफर ने उसे बताया था कि उसे कुछ भी करके अपनी ओपोनेंट के पीछे आ जाना, और अगर कैस्टिव को अपने ओपोनेंट की पीठ दिखती है तो इसका मतलब कैस्टिव बिल्कुल सही पोजीशन पर है। तभी कैस्टिव को अपने पूरे बॉडी वेट के साथ अपने ओपोनेंट की पीठ पर पंच मारना है, और वो पंच इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कैस्टिव का पंच एक स्वॉर्ड से भी ज्यादा तेज लगे। तभी कैस्टिव एमडेन के पीछे आ जाता है और जैसा जफर ने कहा था बिल्कुल उसी तरह से एमडेन की पीठ पर पंच मारता है, जो एमडेन को काफी तेज लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अब एमडेन वापस उठ भी नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से सभी कैस्टिव के लिए चीयर करने लगते हैं। सभी ये देखकर काफी हैरान थे कि एक बच्चे ने इतने स्ट्रांग फाइट करके इतने बड़े फाइटर को अकेले ही हरा दिया। तभी सबीना खड़ी होती है और वहीं से एमडेन से वापस खड़े होने की कहती है, क्योंकि वो ऐसे हारकर वो हर चीज गंवा नहीं सकता जो उसने आज तक कमाई है। इसलिए सबीना वापस से एमडेन को खड़े होने की कहती है। हम देखते हैं कि जैसे ही एमडेन के कानों तक आवाज जाती है वो वापस खड़े होने लगता है। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं और कैस्टिव सोचने लगता है कि उसने पूरी पावर और पूरी परफेक्ट तरह से अटैक किया था, लेकिन फिर भी एमडेन के अंदर इतनी पावर है कि वो वापस खड़े होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एमडेन की काफी कोशिश करने के बाद भी वो खड़ा नहीं हो पाता और गिर जाता है। अब कैस्टिव को विनर अनाउंस कर दिया जाता है, जिससे सभी काफी खुश होते हैं, पर सबीना अभी काफी गुस्से में थी कि एमडेन उसके इतना कहने पर भी नहीं जीत पाया। अब एमडेन उठकर बैठता है और कैस्टिव से पूछता है कि उसके पास ज्यादा पावर थी, ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी कैस्टिव कैसे जीत सकता है। जिस पर कैस्टिव कहता है कि वो भी एक स्लेव फाइटर ही है, बिल्कुल एमडेन की तरह। तभी सारे लोग चिल्लाने लगते हैं कि एमडेन तो मिला हुआ था, वो एक बच्चे से हार गया, इसलिए सभी एमडेन को मार देने की कहने लगते हैं। ये देखकर कैस्टिव को काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि पहले भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और कैस्टिव को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे लोग इतनी आसानी से किसी को मारने की डिमांड कर सकते हैं। तभी कैस्टिव अपना अंगूठा ऊपर करता है, इसका मतलब कैस्टिव एमडेन को जिंदा छोड़ देने की मांग कर रहा है। ये देखकर सभी लोग काफी गुस्से में आ जाते हैं और कैस्टिव को भी मार देने की कहने लगते हैं। सबीना के सर्वेंट उसे जाने की कहते हैं, क्योंकि माहौल बिगड़ता जा रहा है, पर सबीना जल्दी से टेंट हटाने की कहती है। फिर सबीना सभी के सामने आ जाती है। सभी उसको देखकर शांत हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले कई लोगों ने कभी सबीना को नहीं देखा था। फिर सबीना सभी से काफी प्यार से कहती है कि उन्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी टूर्नामेंट सिर्फ शुरू हुआ है और अभी देखने लायक काफी कुछ बचा है। ये सुनकर सभी शांत हो जाते हैं। फिर सबीना एमडेन से कहती है कि उसने काफी अच्छा किया और वो वहां से चली जाती है। वहीं सबीना के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर एमडेन शांत हो जाता है और कुछ कह भी नहीं पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैस्टिव को होश आता है और उसके दोस्त बताते हैं कि वो पूरे दिन से सो रहा था। फिर वो सभी कैस्टिव को बताते हैं कि जैसे ही सब खत्म हुआ था वो तुरंत ही जमीन पर गिर गया था। तभी कैस्टिव पूछता है कि एमडेन कैसा है, क्या उसकी चोट ठीक है। नाशका बताता है कि कैस्टिव की चोटें एमडेन से काफी ज्यादा बुरी थी, तो उसे अपनी चिंता करनी चाहिए और एमडेन बिल्कुल ठीक है, पर वो अब कभी एरिना में नहीं आने वाला, क्योंकि उसकी विंग स्ट्रीक भी टूट चुकी है। वहीं रोडोग भी काफी गुस्से में होता है, क्योंकि एमडेन हार चुका है और अब वो उससे फाइट भी नहीं कर पाएगा। इसलिए रोडोग कहता है कि अब वो टूर्नामेंट के बचे 2 दिन अपने सभी ओपोनेंट को काफी बुरी तरह से मारने वाला है। फिर सभी जाने लगते हैं, पर तभी कैस्टिव मास्टर जफर के बारे में पूछता है, जिस पर कैस्टिव का दोस्त बताता है कि कुछ देर पहले उन्होंने बताया है कि उन्हें कुछ काम पूरा करना है, इसलिए वो कुछ देर के लिए कहीं गए हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जफर एमडेन के पास आ चुका था और उसे बताता है कि वो कैस्टिव का मास्टर जफर है। एमडेन उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या करने आया है, जिस पर जफर बताता है कि उसने सुना है कि एमडेन ये सिटी छोड़कर जाने वाला है। फिर जफर बताता है कि वो सभी भी यहाँ सिर्फ टूर्नामेंट तक ही हैं, फिर वो भी यहाँ से चले जाएंगे। फिर जफर एमडेन से कहता है कि उसे कुछ पूछना है। जफर बताता है कि जिस टेक्निक का उसने कैस्टिव को हराने के लिए इस्तेमाल किया था और
जो कैस्टिव ने एमदेन को हराने के लिए इस्तेमाल की, वो दोनों टेक्निक लगभग बिल्कुल एक जैसी हैं और यहाँ तक कि सेम ही जगह पर भी अटैक करती हैं। फिर जफर कहता है कि शायद जिस टेक्निक का एमदेन ने यूज किया उसने वो टेक्निक खुद नहीं बनाई बल्कि किसी ने उसे सिखाई है। जफर एमदेन से पूछता है कि उस टेक्निक को किसने उसे सिखाया। एमदेन भी बताने के लिए मान जाता है और बताता है कि उसका जन्म ही एक स्लेव के रूप में हुआ था, जिसकी वजह से वो किसी के साथ कभी अच्छे से रह भी नहीं पाया। पर जल्दी ही एमदेन ने अपनी किस्मत को अपना लिया और अपनी फाइटिंग स्लेव वाली लाइफ से खुश हो गया। पर एमदेन के पास इतनी बड़ी बॉडी नहीं थी कि वो सभी से जीत सके, इस वजह से वो पूरे दिन ट्रेनिंग करता था, पर फिर भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन पा रहा था। 5 साल पहले एक दिन ट्रेनिंग करते हुए एमदेन भगवान से इच्छा मांगता है कि उसे स्ट्रांग होना है। तभी एमदेन से एक आदमी बात करने लगता है। जब तक उस आदमी ने कुछ बोला तब तक एमदेन को पता भी नहीं था कि उसके सामने कोई बैठा हुआ है। फिर वो आदमी एमदेन से कहता है कि वो एमदेन को स्ट्रांग बना सकता है, पर एमदेन की ट्रेनिंग हमेशा सिर्फ एक गोल के लिए ही होनी चाहिए। उस आदमी का एक एक शब्द एमदेन की बॉडी के कोर तक जा रहा था, जिसकी वजह से एमदेन उससे पूछता है कि क्या वो डिवाइन मैसेंजर है जिसने इसकी इच्छा सुन ली और यहाँ आ गया। पर वो आदमी कहता है कि वो काफी टाइम से एमदेन को ऑब्जर्व कर रहा था, इसके बाद ही एमदेन के पास आया है। फिर वो आदमी बताता है कि एमदेन काफी टैलेंटेड है और वो नहीं चाहता है कि उसके जैसा किसी टैलेंटेड इंसान का टैलेंट बेकार जाए। ये सुनकर एमदेन अपने घुटनों पर आ जाता है और उस आदमी से पूछता है कि क्या वो उसे स्ट्रांग बना सकता है, जिस पर वो आदमी बताता है कि वो 3rd रेट फाइटर है तो वो जरूर एमदेन की हेल्प कर सकता है। फिर वो आदमी बताता है कि वो काफी टाइम से किसी एमदेन जैसे इंसान की तलाश कर रहा था जिसका स्ट्रांग होने का मोटिव उसकी तरह स्ट्रांग हो। फिर वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक भी सिखाने वाला हूँ जो तुम्हें ओपोनेंट को एक ही अटैक में हरा देगा। फिर एमदेन ने उस आदमी को अपना टीचर बना लिया, यहाँ तक कि एमदेन को उस आदमी का नाम तक भी नहीं पता था। जिसके बाद एमदेन ने उस आदमी को अपना मास्टर बना लिया और इसकी ट्रेनिंग की वजह से एमदेन लगातार स्ट्रांग बनता चला गया और लगातार फाइट्स जीतने लगा। फिर एक दिन एमदेन ने वो स्पेशल टेक्निक भी सीख ली, लेकिन उसके बाद ही वो आदमी गायब हो गया और वापस कभी नहीं आया। पर फिर जफर बताता है कि वो आदमी कोई भगवान का भेजा मैसेंजर नहीं है, बल्कि वो आदमी सिर्फ अपनी टेक्निक अच्छे फाइटर पर चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी टेक्निक सही में अच्छी है भी या नहीं। एक बार जब उसका काम हो जाता है तो वो वहां से गायब हो जाता है। जफर की बातों से एमदेन समझ जाता है कि उस आदमी ने जफर को भी ट्रेनिंग दी है, जिस पर जफर बताता है कि वो आदमी इकलौता ऐसा इंसान है जिसे जफर ने मास्टर कहा था, पर वो उसकी ट्रेनिंग अधूरे में ही छोड़कर चला गया। फिर हम देखते हैं कि एमदेन सिटी छोड़ रहा होता है, तभी नाशका उसे कुछ मेडिसिन देता है जो उसके रास्ते में काम आएंगी। एमदेन उन दवाइयों को लेकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद कैस्टिव और उसके साथी भी सिटी से जाने लगते हैं।